अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नया आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ स्टेचियोमेट्री। ठीक है, स्टेचियोमेट्री। और स्टेचियोमेट्री से पहले एक छोटा सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू read balanced chemical equation. How to read the balanced chemical equation. किसी balanced chemical equation को कैसे रीड किया जाए। ठीक है, अब देखें, एक इक्वेशन मैं लिखता हूं, H2Cl2 2HCl, ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को रीड करने के देयर आर सो मैनी मेथड नंबर 1, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अब देखिए इसके कितने मोल हैं, 1। इसके कितने हैं, 1। तो हम क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ H2। और ये जो प्लस है, अब ये देखिए, ये बड़ी एक अच्छी बात है, इस प्लस का मतलब है रिएक्ट्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ H2 reacts with 1 mole of Cl2 to produce 2 moles of HCl। ठीक है, एक तरीका ये है। समझ में आ रही है बात। मेथड इसको रीड करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है। दूसरा मेथड हम इसके ग्राम्स निकालें। तो यहां से इक्वेशन से इसके ग्राम कितने निकलेंगे, 2। Cl2 के कितने निकलेंगे, 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 71 ग्राम। इसके देखो 2 HCl 35.5 और ये 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 73 ग्राम। ठीक है, तो दूसरा ये तरीका होगा कि भाई 2 ग्राम्स ऑफ H2 reacts with 71 gram Cl2 to produce 73 grams HCl। ठीक है, अब और भी तरीका हो सकता है, हम इसको मोलर वॉल्यूम में भी नोट करें। ठीक है, तो these are the methods to read the equation। अब आपके लिए एक मैं वर्क देता हूं, टास्क। ये हो कि भाई CH4 + 2O2 एरो CO2 and 2H2। अगर इसको रीड करें हम, तो इसको रीड ये कर सकते हैं मोल के हिसाब से। CH4 के कितने मोल हैं, मोल कहाँ लिखे होंगे, कोफिशिएंट में। वन मोल ऑफ CH4। ये जो प्लस है, इस प्लस का मतलब क्या है, मैंने आपको अभी बताया, रिएक्ट। तो 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद O2। कितने O2 के मोल्स हैं, देखो 2 विद 2 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, और ये जो एरो का मतलब है, इस एरो की जगह आप लिख सकते हो गिव्स भी लिख सकते हो, प्रोड्यूस भी लिख सकते हो। ठीक है, इस एरो की जगह क्या लिख सकते हो, गिव्स या प्रोड्यूस। मोल्स टू प्रोड्यूस करेगा। अब देखो CO2 के कितने मोल्स हैं, 1। तो 1 मोल ऑफ CO2। अब ये वाला जो प्रोडक्ट साइड पे जो प्लस है, इस प्लस का मतलब है एंड।
दूसरा भी प्लस होगा, उसका भी मतलब होगा एंड। यहां जितने भी प्लस होंगे उसका मतलब होगा रिएक्ट। 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर हो गई बात? दिस इज हाउ टू रीड द इक्वेशन। इक्वेशन को रीड कैसे किया जाए मैंने आपको बता दिया कि भाई जो कोफिशिएंट है उसको मोल मान लेंगे, ऐसे रीड कर लेंगे। दूसरा कैसे हम इसको करेंगे? दूसरा हम इसको ये करेंगे कि इनके इक्वेशन से ग्राम्स निकाल लें, वो रीड कर लें, तो भी इक्वेशन रीड हो जाएगी। ठीक है, नोट करें इसको। तो हम फिर बातों की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब हम हेडिंग देते हैं अपनी स्टिकोमेट्री भी इसको कहते हैं, जो आपको सही लगे, स्टिचोमेट्री। अब देखें, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो लफ्जों का दो लफ्जों की कहानी है ये। ठीक है, किसकी? एक है स्टैच्यू, दूसरा है मेट्री। अब स्टैच्यू लफ्ज से आप वाकिफ नहीं होंगे, ठीक है, जबकि मेट्री जो है वो लफ्ज बड़ा जाना पहचाना सा है। मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या है? मेजरमेंट। और मेट्री आपने कहाँ सुनी होगी? मेट्री आपने सुनी होगी ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, कैलोरीमेट्री में। ठीक है, तो मेट्री मीन्स मेजरमेंट। यहां पे ये भी सवाल पैदा होता है कि मेट्री जहां भी लगा हुआ हो तो इसका मतलब मेजरमेंट है, लेकिन मेजरमेंट किस हिसाब से? इन टर्म्स ऑफ ब्रांच, इन टर्म्स ऑफ साइंस। जैसे ज्योमेट्री, तो हम ज्योमेट्री कहते हैं कि अ ब्रांच ऑफ थर्मोमेट्री, अ ब्रांच ऑफ कैलोरीमेट्री, अ ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अ ब्रांच ऑफ मेट्री मेजरमेंट, लेकिन इन सेंस ऑफ ब्रांच। दूसरा आपने लफ्ज सुना होगा, यहां मैं लिख देता हूं वो भी, मीटर। मीटर का भी मतलब यही है, मेजरमेंट। ठीक है, मीटर का मतलब भी मेजरमेंट, मेट्री का मतलब भी मेजरमेंट, लेकिन मीटर जहां होगा वहां मेजरमेंट का तो मतलब होगा, लेकिन वो मेजरमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मेट्री जहां होगा उसका भी मतलब क्या है? मेजरमेंट, लेकिन मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ ब्रांच। अब देखें रिलेट करना, जैसे हम कहते हैं भाई थर्मोमेट्री, माना टेम्परेचर को मेजर करने वाली ब्रांच। थर्मोमीटर, टेम्परेचर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कैलोरीमेट्री मींस कैलोरी को मेजर करने वाली ब्रांच। कैलोरीमीटर, कैलोरी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। ओहम मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। वोल्टमेट्री, वोल्ट को मेजर करने वाली ब्रांच। ठीक है, तो मेट्री का मतलब मेजरमेंट, लेकिन मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ ब्रांच। स्टैच्यू का मतलब है एलिमेंट। तो क्या बात पता चली कि स्टैच्यूमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट की मेजरमेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है, क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन नहीं है। दिस इज
क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन का मतलब अमाउंट से रिलेटेड डिटर्मिनेशन है। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज रिलेटेड विद क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। अब क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन को हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, ठीक है। अगर ये यहां नहीं होता तो ये इक्वेशन आपको कोई दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती थी, ठीक है। Why? Because this equation is not a balanced chemical equation. ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो ये आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। बैलेंस करने के लिए देखें, नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितना है? 1। एक कहाँ है? इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 1। 2 लगा देंगे। अब जैसे ही 2 लगाए तो हाइड्रोजन क्या होगा? 2 और 3 5 होगा। नहीं, प्लस नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा? 2 3 6। तो बैलेंस करने के लिए ये 3 लगा देंगे। अब आप इस इक्वेशन से इंफॉर्मेशन लें। रीड करने का मैंने तरीका बताया। मोल्स के हिसाब से रीड कर सकते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3। ग्राम्स के हिसाब से लिखें तो ग्राम्स के हिसाब से क्या बनेगा इसका? देखो 28 ग्राम। ये देखो कोफिशिएंट ऐसे आप लिखेंगे पहले 3, H2 का कितना 2, तो ये कितने हो जाएंगे? 6 ग्राम। ये कितने 2, NH3 का कितना 17, ये कितने हो गए? 34 ग्राम। तो ये इक्वेशन आपको ये बताती है कि 28 ग्राम्स ऑफ N2 रिएक्ट्स विद, इस प्लस का मतलब मैंने आपको क्या बताया? रिएक्ट्स। 28 ग्राम्स ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 6 ग्राम्स ऑफ H2। और इस एरो का मतलब क्या है? प्रोड्यूस 34 ग्राम्स ऑफ NH3। ऐसे ही है ना? ये 28 ग्राम्स हैं तो ये कितने हैं? 6 ग्राम्स। ये कितने हैं? 34 ग्राम्स। 28 ग्राम्स नाइट्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ? 6 ग्राम्स हाइड्रोजन के साथ, बनाता है 34 ग्राम्स अमोनिया। तो ये क्या है? 28 ग्राम इज अमाउंट ऑफ N2, 6 ग्राम इज अमाउंट ऑफ H2, 34 ग्राम इज अमाउंट ऑफ NH3। और ये अमाउंट आपने किससे निकाला? अगर मान लो ये मैं चीजें मिटा दूं तो क्या ये आप अमाउंट मालूम कर सकते थे? यस, यू विल से नो। व्हाई? बिकॉज यू हैव टेकन दिस अमाउंट फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने ये जो अमाउंट निकाला है ये किससे निकाला है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो इसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर बेस बना के जो कैलकुलेशन की जाए उसी कैलकुलेशन का नाम है स्टोइचियोमेट्री। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बेस बना के जो कैलकुलेशन की जाए उस कैलकुलेशन का नाम क्या है? स्टोइचियोमेट्री। और देखें, अगर ये देखें तो ये क्या है? दीज आर रिएक्टेंट्स। और ये क्या है? प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट्स के बीच में जो रिलेशन हो किसकी मदद से? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से, तो उसका नाम है स्टोइचियोमेट्री। समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी? रिलेशनशिप कौन सा? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन the amounts of reactants and products as given by balanced chemical equation
is known as स्टेचियोमेट्री। ये एज इट इज डेफिनेशन एमसीक्यूज में आई हुई है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके दरमियान, बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज गिवन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्टेचियोमेट्री। आप में से 3-4 स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि सर क्या मोल को हम स्टेचियोमेट्री कह सकते हैं? मैंने कहा नहीं भाई, मोल को स्टेचियोमेट्री नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे कोई दोस्त बोल रहे हैं। मैंने कहा उनको गलतफहमी हुई होगी। स्टेचियोमेट्री का मतलब है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर बेस बना के कैलकुलेशन करना। समझ में आ रही है बात? स्टेचियोमेट्री मींस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम ये नहीं कह सकते कि मोल भी स्टेचियोमेट्री है, स्टेचियोमेट्री तो है ही स्टेचियोमेट्री, लेकिन मोल को हम ये कहें कि भाई मोल एक स्टेचियोमेट्री है जो केमिकल इक्वेशन के बगैर है, तो दिस इज रॉन्ग। बल्कि रॉन्ग नहीं, मैं कहूँगा दिस इज ब्लंडर। आप में से जानते होंगे ब्लंडर का मतलब बड़ी गलती, गलतान, ठीक है? तो जिसका दिमाग सही होगा वो ये नहीं समझेगा कि ये भी मोल। इसी वजह से तो आप देखें इससे पहले टॉपिक है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, उसके बाद है स्टेचियोमेट्री। तो इसका मतलब मोल डिफरेंट है, स्टेचियोमेट्री डिफरेंट है। हालांकि स्टेचियोमेट्री में मोल को लेके कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन वो कैलकुलेशन इक्वेशन को यूज करके, ऐसे नहीं जैसे यहां हमने लिखा है कि भाई 2 मोल्स ऑफ ये वाला, 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस, ये मोल है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मोल की कैलकुलेशन, मोल यहां आ गया, अब मोल अमाउंट में आ गया, अमाउंट में आ गया और किस में? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो दिस इज स्टेचियोमेट्री। ठीक है, समझ गए बात को? तो स्टेचियोमेट्री को हम यूं भी लिख सकते हैं और लिखते हैं कि इट इज द कैलकुलेशन based on balanced chemical equation। ये एक कैलकुलेशन बेस्ड है किसके ऊपर? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर। स्टेचियोमेट्री का मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, उससे हम रिलेट करें। समझ में आ रही बात? विदाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर कोई स्टेचियोमेट्री कहेंगे तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रहे, ऐसी गलती नहीं करनी। अब इसके ऊपर हम एक सिंपल सा सवाल देख लेते हैं कि हाँ, तो देखें इस सवाल को, ध्यान दें, नोट करें, फोकस करें, इसका क्या जवाब होगा। शाबाश, जल्दी बताएं। बैठ जाओ, आपको नींद आ रही, बैठ जाओ, आपको नींद आ रही है मुझे लग रहा। बैठो बैठो। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कंफ्यूजन है कोई? तो अब देखें, अब इस इक्वेशन को रीड करें। अब ऑप्शंस में देखें तो मोल के हिसाब से हमने लगाया हुआ है। तो जिंक का कितना कोफिशिएंट है?
1, तो इसका कितना मोल हो गया 1, इसका 2, इसका कुछ नहीं मीन्स 1, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ठीक है, तो अब देखें क्या होगा। तो इक्वेशन क्या कहती है, 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HCl, यहां तक सही है। 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl, नहीं, दिस इज रॉन्ग। इन प्रोडक्ट 1 mole of zinc chloride and 1 mole of H2 is formed, yes this is right। तो करेक्ट जवाब क्या होगा, A और C, तो हम टिक करेंगे ये। ठीक है, समझ गए बात को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, राइट। अब इसके बाद हर सब्जेक्ट में कुछ, क्योंकि ये एक बड़ी ब्रांच है तो हर सब्जेक्ट की कुछ फाउंडेशंस रखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें अज्यूम करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो स्टेचोमेट्री में भी हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती हैं, और स्टेचोमेट्री की कितनी अजम्पशंस हैं, 2। देयर आर 2 assumptions of स्टेचोमेट्री। पहली अजम्पशन ये है कि all the reactants are completely converted into the products। क्या मतलब हुआ कि जितने भी रिएक्टेंट्स आपने उठाए वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। ठीक है, इट मीन्स इफ यू हैव टेकन 10 grams of reactants, तो all those 10 grams are converted into product। if you have taken 20 grams of reactants, तो मीन्स 20 grams किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो जितने ग्राम्स रिएक्टेंट्स के लेंगे आप, वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। पहली अजम्पशन। ठीक है, तो इसको देखें, तो हम दूसरी इस साइड लिख लेते हैं। दूसरी अजम्पशन है कि नो साइड रिएक्शन अकर्स, कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो साइड रिएक्शन। जैसे ध्यान से समझना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बनता है साथ में, इसी के साथ साथ एक और रिएक्शन भी हो रहा होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही होती है। तो हम क्या समझें कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनी या कार्बन डाइऑक्साइड बनी, हमारे लिए पेपर पे ये मालूम करना मुश्किल होगा। जैसे अगर आपने 12 ग्राम कार्बन ली है तो इस 12 ग्राम में से कितने ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में गए, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में गए, तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा ना। वी कैन नॉट टेल एग्जैक्टली कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ carbon monoxide are formed and how many grams of carbon dioxide are formed. But if we suppose कि there is only a single reaction occurring at one time, अगर हम ये फर्ज कर लें कि एक वक्त में एक ही रिएक्शन हो रहा होगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही होगी, तो फिर तो हम ये कहेंगे अगर 12 ग्राम है तो वो 12 के 12 कहाँ चले जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही होगी तो वो 12 के 12 ग्राम कहाँ चले जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो दोनों में से किसी एक को हम कहेंगे मेन रिएक्शन और दूसरे को क्या कहेंगे, साइड रिएक्शन, RXN रिएक्शन। ठीक है,
तो अगर हम कहेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है या कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो ये वाला हमारा बन जाएगा क्या, मेन रिएक्शन, और ये वाला क्या बन जाएगा, साइड रिएक्शन। ठीक है, और ये कौन बताएगा, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट से होगा। हमें कोई चिंता करनी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं करनी। इक्वेशन में हो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो हम ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन में हो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली इक्वेशन लिख देंगे। अगर हम कहेंगे कि ये बन रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, मेन रिएक्शन। और अगर हम कहेंगे कि ये मेन हो गया तो ये क्या बन गया, साइड रिएक्शन। समझ में आई बात। जिसको फर्ज करो, सपोज करो वो बन जाएगा मेन, जिसको छोड़ दो वो क्या बन जाएगा, साइड रिएक्शन। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता चले कि कौन सा मेन कौन सा साइड। बाबा तुम्हें पता चल जाएगा, इक्वेशन में स्टेटमेंट लिखी होगी कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। तो स्टोइचियोमेट्री में कितने अजम्पशंस हैं, 2। पहला कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, दूसरा नो साइड रिएक्शन अकर्स, कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। अब आते हैं रिलेशनशिप्स। स्टोइचियोमेट्री में रिलेशनशिप्स हैं, कितने हैं रिलेशनशिप्स, 3। पहला है मास मास रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, तीसरा वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, मास रिलेशनशिप में मास गिवन होगा इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मास। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होगा, मास इज कैलकुलेटेड फ्रॉम वॉल्यूम, या इसका उल्टा होगा। तीसरा वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम वॉल्यूम। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप इसको एक दफा नोट कर लें। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि मास रिलेशनशिप किसे कहते हैं, ऐसी रिलेशनशिप जिसमें कोई एक मास दिया जाए और उसको बेस बना के दूसरे मासेस कैलकुलेट किए जाएं, तो इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा, मास रिलेशनशिप। तो हम हेडिंग देते हैं नंबर 1, मास रिलेशनशिप। The relationship in which a known mass of a substance is determined from known या given mass। ठीक है, is known as या called as
अब देखें डेफिनेशंस जरूरी हैं, ठीक है, डेफिनेशंस आर नेसेसरी। तो डेफिनेशंस लिखते भी जाएं, समझते भी जाएं, ये ज़हन में भी बिठाते जाएं, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं कि भाई फाइंड द मास ऑफ NH3 that is produced from, find the mass of NH3 that is produced from 42 grams of N2, ठीक है। अब स्टेचोमेट्री है, तो स्टेचोमेट्री में क्या चाहिए हमें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या है, N2 प्लस H2 एरो NH3, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 3, ठीक है। अब देखें कि उसी को हमें यूज करना है जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में क्या है, N2 है, हाँ जी N2 है, और क्वेश्चन में क्या है, और क्वेश्चन में NH3। हाइड्रोजन का जिक्र नहीं है, तो हाइड्रोजन को हम भी छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, और जो गिवन होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, जो नहीं गिवन होगा उसको छेड़ेंगे नहीं। तो N2 का इक्वेशन से मास निकालें तो कितना निकलेगा, 28 ग्राम। NH3 का इक्वेशन से मास निकालें तो 2, NH3 कितना है 17, तो 34 ग्राम। अब इसकी कैलकुलेशन का एक सिंपल मैं आपको ट्रिक लॉजिक बताता हूं कि जो भी चीज कैलकुलेट करनी हो उसका मास न्यूमरेटर में रखा जाएगा। ध्यान से, जो भी चीज कैलकुलेट करनी हो उसका मास कहाँ रखा जाएगा, न्यूमरेटर में। जो भी चीज गिवन हो उसका मास कहाँ रखा जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये पूरी स्टेचोमेट्री में अप्लाई होगा, लिमिटिंग रिएक्टर में भी अप्लाई होगा, और इवन मोल्स में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और किया भी था। जो भी गिवन होगा उसको न्यूमरेटर में नहीं, जो भी कैलकुलेट करना होगा उसको कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में। जिससे कैलकुलेट करना है उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में। तय हो गई बात। दिस इज द मैजिकल फार्मूला, या जिसे हम कहें मैजिक, जादुई फार्मूला, ठीक है। तो जादुई फार्मूला है ये, या और इसके ऊपर लफ्ज लगाएं तो ये चमत्कारी फार्मूला है कि जो कैलकुलेट करना है वो न्यूमरेटर में, जिससे कैलकुलेट करना है डिनोमिनेटर में। तो क्या कैलकुलेट करना है भाई, अमोनिया, तो अमोनिया को कहाँ रखें, न्यूमरेटर में। वेरी गुड। किससे कैलकुलेट करना है, नाइट्रोजन से, इसको कहाँ रखें, डिनोमिनेटर में। तय हो गई बात, यहां तक क्लियर हो गया। हर सवाल में ये अप्लाई करेंगे आप, और विद इन अ सेकंड यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। और ये मैं बोल नहीं रहा, और ये प्रैक्टिकल है। जो कैलकुलेट करना है वो न्यूमरेटर में, जिससे कैलकुलेट करना है वो डिनोमिनेटर में। अब जो वैल्यू क्वेश्चन में है, जो वैल्यू क्वेश्चन में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस कहानी खत्म। क्वेश्चन में क्या वैल्यू थी, 42, से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखें ये क्या हो गया, ये जाएगा भाई 14, या ये आएगा 2, ये आएगा 3, ठीक है। और ये जाएगा 1, ये जाएगा 17, 17 इंटू 3 क्या आ गया, 51 ग्राम NH3। बस आंसर हो गया, समझ गए, नोट करें इसको। तो अब हम MCQs की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हो गया, क्यों एग्जाम्पल है कि कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, CaCO3 CaOCO2।
देखें, सवाल को देखें। ओ ऑप्शन तो रह गए, 25, हाँ भाई, यू हैव 60 सेकेंड्स। हो गया। देखें अब कंपेयर करें, हाउ मेनी, अब ये देखें जो है CaCO3, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका कॉमन नेम है इसका लाइमस्टोन। केमिस्ट्री में कॉमन नेम होता है, जैसे घर में आप लोगों को कोई पुकारता होगा मुन्ना, गुड़िया, बच्चा, बच्ची, पप्पू, पिंकी, ठीक है। तो कंपाउंड्स के भी ऐसे नाम हैं, तो इसको कहा जाता है लाइमस्टोन। CaCO3 इज लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। अब यह बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaO आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन। अब देखें कितनी चीजें हैं, दो, एक CaO, दूसरा CaCO3। तो इसका इक्वेशनल मास निकालें, 40, 12, 48, तो ये क्या बन गया, 100 ग्राम, ठीक है। CaO का मास निकालें तो कितना है, 40 और 16, 56 ग्राम। क्लियर। CO2 का इस सवाल में जिक्र नहीं है, तो CO2 को हम छेड़ेंगे नहीं। अब मैंने क्या आपको बताया, मैजिकल फार्मूला, कि जो कैलकुलेट करना हो उसको कहां रखो, न्यूमरेटर में। क्या कैलकुलेट करना है, CaO, तो CaO को कहां रखोगे, न्यूमरेटर में। हर जगह ये अप्लाई होगा, ठीक है। इवन आप इसको बॉयल फ्ला, चार्ल्स फ्ला में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, हर जगह, एवरीवेयर। किससे कैलकुलेट करना है, CaCO3 से। कितना मास है, 100। अब आ जाओ सवाल के ऊपर, सवाल में कितने ग्राम्स गिवन है, 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब देखें डिवीजन से इतनी तो हमें आती होगी, इतनी तो मैथ आप लोगों को भी आती है, मुझे भी आती है, 1, 4, 14। तो क्या आंसर आ गया, ए। याद रहे ये सवाल प्री एंट्री टेस्ट में आया हुआ है, ठीक है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 200 ग्राम्स ऑफ CaCO3, ठीक है। तो अब CaCO3 तो लिखा हुआ है, CO2 को लिख लेंगे, कितना निकलेगा इसका, 44 ग्राम्स। अब क्या मैजिकल फार्मूला, जो कैलकुलेट करना है उसको कहां रखें, ऊपर। CO2 कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखें, तो उसका मास कितना है, 44। किससे कैलकुलेट करना है, CaCO3 से। CaCO3 का मास कितना है, 100। एंड व्हाट इज द वैल्यू इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में वैल्यू है 200। अब डिवाइड हमें आता होगा, 2 0 से 2 0 गए, यहां बच गया 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा, हाँ भाई 8 will 88। समझ गए, ग्राम्स लगा दो। क्लियर, या कोई कंफ्यूजन है, नोट करें इसको, तो हम आगे बढ़ते हैं।
अगले इधर लिख दें। हाँ जी, बताएं इनका जवाब जल्दी 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 जल्दी। जल्दी। हाँ, तो देखें क्या होगा। इक्वेशन गिवन है हमें। पहला सवाल देख लेते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 80 ग्राम CH4। अब देखें क्या है CO2 और CH4, तो CO2 और CH4 के ग्राम्स निकाल देते हैं। CH4 के कितने ग्राम्स निकलेंगे? 16। CO2 के कितने ग्राम्स निकलेंगे? एक है 44 ग्राम। बन गया, हो गया सवाल। इक्वेशन हो, बैलेंस होगी। मेजॉरिटी केसेस में इक्वेशन हमें जो गिवन भी होती है, बैलेंस भी होती है। बहुत ही कम सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां इक्वेशन गिवन नहीं होती है हमें, लेकिन यूं समझ लें कि 99% इक्वेशन गिवन भी होती है, बैलेंस भी होती है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस है या नहीं। अब सिचुएशन सेट हो गई, लगाओ फार्मूला। क्या कैलकुलेट करना है? CO2, तो CO2 का मास ऊपर। किससे कैलकुलेट करना है? CH4 से, तो CH4 का मास नीचे। क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है भाई बताओ? क्वेश्चन में वैल्यू है 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब डिवीजन तो हमें आती होगी। 1 2 2 2 4, तो क्या आ गया? 22 ग्राम्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मास ऑफ O2 नीडेड फॉर 1.6 ग्राम्स ऑफ CH4। O2 का मास और CH4 को ऑलरेडी हमने एड्रेस कर दिया है, O2 का लिख देंगे 2, और ये कितना है? 32, तो ये कितना हो जाएगा? 64 ग्राम। अब अगर यहाँ थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएं तो यहीं पर ही जवाब निकाल सकते हैं। जिनकी मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी है, जो मैंने आपको मोल में बताई थी कि चीज़ों को रिलेट किया करो, ये डबल, ये ट्रिपल, ये हाफ, ये 1/3। तो देखें यहाँ ये कितना है? 1.6। तो देखो 16 पर है 64, तो 1.6 का मतलब डेसिमल एक हमने पीछे शिफ्ट किया, तो इसका भी एक डेसिमल पीछे शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 64 से 6.4। जवाब यही होगा। जो समझ गए अच्छी बात है, जो नहीं समझे उनको भी पीछे नहीं रहने देंगे, हम उनको फार्मूले के थ्रू समझाएंगे। क्या फार्मूला है? जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर। क्या कैलकुलेट करना है? O2 64 ऊपर। किससे कैलकुलेट करना है? मीथेन से 16। ठीक है, और क्या है हमारे पास? क्वेश्चन में कितनी वैल्यू गिवन है? 1.6। अब देखें ये क्या होगा, ये और ये, इसको हम लिख सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा 1.6 नहीं 16 into 10⁻⁻⁻1, और ये हो जाएगा 64/16। 16 से गया, तो 64 into 10⁻⁻1 का मतलब क्या होगा? 6.4। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक्सपोनेंशियल का यूज किया मैंने, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है तो वो दोबारा उस टॉपिक को देख ले, आसानी हो जाएगी। अगला सवाल, द मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ O2। अब देखो H2O का मास कैलकुलेट करना है। O2 को तो हमने पहले असाइन कर रखा है। H2O को देखो, H2O का मास कितना निकलेगा? 2 18 36, ठीक है, 2 18 36। तो क्या होगा? तो जो कैलकुलेट करना है उसको क्या रखें हम? ऊपर। तो H2 कैलकुलेट करना है। H2 का कितना है? 36। किससे कैलकुलेट करना है?
O2 से, तो O2 का मास कितना है 64 मल्टीप्लाइड बाय, क्वेश्चन में वैल्यू कितनी गिवन है 16, तो 4, तो क्या आ गया आंसर 9 ग्राम। नोट करें हम इसे, तो हम कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं। हाँ जी, तो हमने कुछ MCQs लिख लिए हैं मैंने बोर्ड पे, ताकि टाइम वीडियो का कम हो जाए। तो देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शंस N2 3H2 द नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए यहाँ हमने ट्रिक चेंज की है, पिछली वाली क्या थी ग्राम टू ग्राम, यहाँ मोल टू मोल है। तो देखो क्या होगा, तरीका वही के मोल्स ऑफ NH3, तो NH3 के देखो इक्वेशन में कितने मोल हैं 2, तो 2 लिखोगे ऊपर। H2 के कितने हैं 12, लेकिन H2 के इक्वेशन में कितने मोल हैं 3, मल्टीप्लाइड बाय कितने, क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है 12। तो अब देखो डिवाइड कर दो, काम बन गया। क्या हो गया, ये 1, ये 4 और ये 4 2 का कितना हो गया 8, तो दिस इज 8 मोल। यूनिट होगा MOL, ठीक है। यूनिट अगर जल्दबाजी में कहीं मिस हो जाता है तो यूनिट समझ लें होगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 नीडेड फॉर 1.5 मोल्स ऑफ H2। अब देखें N2 का इक्वेशन में देखो कितना मोल है 1। अब देखो जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर लिखेंगे हम, तो N2 के कितने मोल्स हैं देखो इक्वेशन से, पहले ग्राम्स इक्वेशन से मोल्स इक्वेशन से, तो N2 के कितने मोल हैं 1। किससे कैलकुलेट करना है H2 से, H2 के कितने मोल्स हैं देखो H2 के मोल्स कितने हैं 3, ठीक है। और क्वेश्चन में कितने मोल्स हैं 1.5, तो क्या होगा 1.5, ठीक है, और 3, तो इसको देखो कैलकुलेशन पॉइंट को इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁻1, हाँ, डिवाइडेड बाय 3। 5 × 10⁻⁻1 का मतलब क्या है, वेरी गुड 0.5, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नोट करो इसको, आगे देखो। ठीक है, अब देखें कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये इक्वेशन देखें, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, नहीं। द मास ऑफ H2O प्रोड्यूस फ्रॉम 8 ग्राम H2, ठीक है। द मास ऑफ H2O प्रोड्यूस फ्रॉम, अब देखें H2O है और दूसरा कौन सा है H2, तो H2O के निकालें ग्राम्स 2, 18, तो ये कितने हो जाएंगे 36, और H2 से निकालने ना, तो H2 कितने 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4 ग्राम। अब क्या तरीका है, वही तरीका जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर, तो 36 ऊपर, जिससे वो नीचे 4, और क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है 8, तो क्या होगा 4 2 6 और 3 ये कितने हो जाएंगे 72, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखो, द मास ऑफ H2 प्रोड्यूस फ्रॉम 8 ग्राम्स ऑफ O2। अब H2O तो है, O2 एक एक्स्ट्रा आ गया, तो O2 का मास निकालने कितना निकलेगा 32 ग्राम। अब देखें क्या कैलकुलेट करना है H2O का मास कितना है 36, इक्वेशन से। किससे कैलकुलेट करना है O2 से, O2 का मास कितना है 32, और ये कितने गिवन है 8, तो टेबल लग जाएगा, बड़ा जोर से लगेगा 1 4 और 4 और 9, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट करें, आगे चलें।
अब देखें हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ CH4। अब देखो ग्राम्स और मोल का रिलेशन है, ठीक है, तो जिसके ग्राम्स निकालने उसके ग्राम निकालें। CO2 के कितने ग्राम्स हैं देखो, इक्वेशन से 44 ग्राम, और CH4 का क्या गिवन है, CH4 के गिवन है मोल्स, तो इसके मोल निकालें। इक्वेशन से कितने मोल बनते हैं बाबा, 1, ठीक है, बस कहानी बन गई। जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर, जिससे कैलकुलेट करना है वो नीचे। CH4 से, CH4 के मोल कितने इक्वेशन में लिखे हुए हैं, कोफिशिएंट के सामने कितना है 1, मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है 2, तो कहानी तो ये और आसान हो गई। ये कितना हो जाएगा 88, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2 आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ O2। अब इक्वेशन इसके लिए हम लिख देते हैं H2 वाली, H2 प्लस O2 एरो H2O, बैलेंस करने के लिए 2 लगाएं। अब देखें H2 के ग्राम्स निकालने, ठीक है जी, H2 के ग्राम्स निकल जाएंगे बड़ी आसानी से, 18, 36, और O2 के क्या है देखो मोल्स, तो O2 के इक्वेशन से मोल्स, यहाँ 2 होता तो 2 लिखते थे, 1 है तो 1 लिख देंगे। तरीका क्या है, जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर, क्या कैलकुलेट करना है, वाटर कितने 36, ठीक है, और इक्वेशनल मोल कितने हैं इसके देखो 1 अपॉन, मजे की बात क्वेश्चन में भी कितना मोल गिवन है 1, तो 1 तो 1 से गया, क्या आ गया 36 ग्राम। आगे देखो, द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम 1.5 मोल ऑफ CaCO3। तो देखो इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है, CaO प्लस CO2। अब देखें मास ऑफ CO2 का मास कितना निकलेगा 44 ग्राम, और CaCO3 के मोल्स हैं, तो इक्वेशन में मोल कितने हैं 1, बस कहानी बन गई। जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर, जिससे कैलकुलेट करना है वो नीचे, मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन की वैल्यू है 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 66। ठीक है, आगे देखें, द मास ऑफ H2 प्रोड्यूस फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ CH4। अब ये वो कंबशन वाली इक्वेशन है, CH4 2O2 CO2 2H2। अब देखें H2 का मास कैलकुलेट करना है, तो 2 × 18, तो कितना हो जाएगा 36। हाँ, और CH4 के कितने ग्राम्स हैं, तो इक्वेशन से ग्राम्स निकाल लेंगे, कितने 16। अब बस तो क्या हो गया, जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर, जिससे कैलकुलेट करना है वो नीचे, मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन के अंदर वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू 48। तो देखो क्या होगा 13, तो ये कितना हो जाएगा 180108। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ तो बच्चों नोट कर लें इस पूरे को। आज हमने पढ़ा स्टेचोमेट्री। स्टेचोमेट्री क्या है? स्टेचोमेट्री इज अ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर जो कैलकुलेशन बेस्ड हो उसे कहते हैं स्टेचोमेट्री। स्टेचोमेट्री दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, स्टेचोमेट्री। स्टेचो माना एलिमेंट, मेट्री माना मेजरमेंट, और मेट्री जहाँ भी होगी उसका मेजरमेंट का मतलब होगा इन टर्म्स ऑफ ब्रांच। ठीक है, स्टेचोमेट्री में हम दो चीज़ें अज्यूम करते हैं। पहली कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, दूसरी नो साइड रिएक्शन अकर। स्टेचोमेट्री में कितने रिलेशनशिप्स होते हैं? 3, मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप में क्या करते हैं हम? एक मास गिवन होता है, दूसरा मास कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और उस पर हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा।
Still, if you have any difficulty, you can ask me. Thanks for watching. Allah Hafiz.